मुमानी जान बस ई बिलाल गुस्से से धाड़ा। पहली बार इसने ऊंची आवाज में बात की थी। इसकी आवाज़ लाउंज में गूंज रही थी। इसकी आंखों में खून उतर आया था। मुमानी जान, आप मुझे कुछ भी कह ले, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उफ तक नहीं करूँगा, मगर अपने मरे हुए माँ बाप के मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। अपने मेरी माँ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इस औरत पर जिसने अपनी करोड़ों की जायदाद आपके कहने पर दे दी और कभी आपसे वापसी का तकाजा नहीं किया, और अपने लाख 2 लाख के जेवरात की चोरी का इल्ज़ाम इस अजीम औरत पर लगा दिया। अपने इस अजीम औरत की इज़्ज़त वक़ार खुददारी का जनाजा निकाल दिया। मर तो वो आपका लगाया हुआ इल्ज़ाम सुनकर ही गई थी। सिर्फ मरने की रस्म पागल खाने में अदा हुई, आपको याद तो होगा। एक दफ़ा आपने मुझ पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। मैंने 26 सालों में जो इज़्ज़त कमाई थी आपने वो भी छीन ली। मैं चंद दिनों में साबित कर सकता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, सच्चा हूँ, बद किरदार नहीं, हरगिज़ नहीं। मुमानी जान ने आपके लगाए हुए इल्ज़ामों से हरगिज़ पागल नहीं बन सकता, ये आपकी भूल है। तुम करो साबित, मैं चैलेंज करती हूँ, तुम अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। तुम एक बद किरदार, बदलिहाज अय्याश आदमी हो। नाहिद रंधावा उंगली दिखाते हुए गुस्से से चीखी। जिंदगी में पहली बार इसे किसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। नाहिद का रंग फक हो चुका था और वो बिलाल का जवाब सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। मैं कहती हूँ तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो। नाहिद दोबारा चलाई। मैं सच्चा हूँ और मैं साबित भी कर सकता हूँ, उसके बाद उन सब लोगों के दरमियान आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं अब भी आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूँ, बगैर किसी शर्मिंदगी के। मुमानी जान, ये साबित होने के बाद क्या आप उन सब से आंख मिला सकेंगी? और मुझे डर है कहीं आपके साथ मेरी माँ जैसा नहीं। नहीं, अल्लाह ना करे आप तो माँ ना बन सके, मगर मैं तो बेटा हूँ। बिलाल ने एक बार फिर नाहिद को करारा जवाब दिया। एसएमएस और बीजी जो पहले गर्दन झुकाए खड़े थे, अपने आंसू को छुपाने की गरज से एकदम से उनकी गर्दनें सीधी हो गई थीं। आंसू खुद बखुद खुश्क हो चुके थे। एसएमएस की दोनों मुट्ठियां बंद थीं, जोश के साथ गुस्से की वजह से। जमाल रंधावा खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। नोशी जो कुछ देर पहले आंसू बहा रही थी, अब पथराई हुई आंखों से अपनी माँ और बिलाल को देख रही थी। कभी बिलाल की तरफ और कभी अपनी माँ की तरफ। नोशी को अपनी सच्ची मोहब्बत और झूठी जन्नत में से किसी एक का इंतखाब करना था। नोशी इसी कशमकश में मुब्तला थी। शुएब गुस्से से बिलाल को देख रहा था और इरम वासिती हैरत में मुब्तला कि इतना खामोश और धीमे लहजे में बात करने वाला बंदा अपनी माँ का नाम सुनकर इतना जज्बाती भी हो सकता है। इरम को शराफत और कमज़ोरी का फ़र्क समझ आ गया था। ओए हीरो, ये क्या डायलॉग बाजी कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम क्या समझते हो ये किसी फिल्म का क्लाइमैक्स है जो तुम डायलॉग बोलकर पब्लिक को खुश कर लोगे और लोग तुम्हारी बेगुनाही साबित होने के बाद तालियां बजाकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। शुएब ने और एसएमएस की आंखों में बिलाल की जीत की चमक देख ली थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये दोनों अपने हीरो की जीत पर तालियां नहीं बजा सकते थे। शुएब ने गुस्से से हाथ से चुटकी बजाते हुए बिलाल को मुखातिब किया था। बिलाल जमाल रंधावा की तरफ बढ़ा। उन दोनों के दरमियान शीशे का सेंटर टेबल था। जमाल रंधावा ब्राउन लेदर का लिबास पहने हुए सोफे पर बैठे हुए थे और बिलाल उनके सामने टेबल की दूसरी तरफ खड़ा था। बिलाल की बाईं बगल में वो काला फोल्डर और जाए नमाज था। बिलाल दो जानू बैठ गया, बिल्कुल अपने मामों के सामने, और जमाल रंधावा की आंखों में आंखें डालकर निहायत अदब से बोला, मामो जान, ये सब झूठ है। अब बिलाल ने नज़रें उठाकर नाहिद की तरफ देखा जो कि जमाल के पीछे खड़ी थी और कहर आलूद निगाहों से बिलाल को तक रही थी। मैं ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बिलाल फिर जमाल की तरफ मुतवज्जे हुआ और जमाल को देखकर बोला, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था, शायद कह ना पाऊँ, इसलिए लिख कर रख लिया था। बिलाल ने वो काला फोल्डर शीशे की टेबल पर रख दिया। इसमें एक ख़त है, ज़रूर पढ़िएगा। और आपके 144 एहसानात जो आप मुझ पर पिछले 12 साल से हर महीने कर रहे थे, वो आपके सारे एहसान इस फोल्डर में बंद हैं, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद बिलाल ने वो फ़ोटो स्टूडियो का एनवेलप अपने कोट की अंदरूनी पॉकेट में डाल लिया। जाए नमाज अब भी बिलाल की बाईं बगल में था और उसके दाएं हाथ में वो 3 लाख की 3 घटियां थीं जो कि बिलाल के स्कूल के जस्ट इकरा एनवेलप में थीं। बिलाल अपने घुटनों से उठा और उल्टे पांव वापस इरम की तरफ आ गया। जाते हुए भी इसने अपने मामों की तरफ पुश्त नहीं की। इरम वास्ती के बराबर आकर बिलाल ने वो 3 लाख रुपया जस्ट इकरा स्कूल के एनवेलप से निकाला और एनवेलप को अपने लाइट ब्लू कोट की साइड वाली पॉकेट में डाल लिया और वो 3 लाख रुपया इरम की तरफ बढ़ा दिया। इरम जी, ये रख ले। इरम ने गर्दन उठाकर बिलाल को हैरत से देखा। बिलाल के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट उभरी और वो बोला, उन्हें के लिए तो आपने इस हद तक अपने आप को गिराया है, आपको इरम जी उन रुपयों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ रख ले।
बिलाल ने वो रुपए इरम वासिती को थमा दिए। अब बिलाल नोशी की तरफ बढ़ा जो बिलाल को अपनी तरफ आता देखकर खड़ी हो गई थी। नोशी जी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर गुजार दी। मैं बिलाल अहमद मोहब्बत के बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ, इज़्ज़त के बगैर नहीं। मुझे नहीं पता मोहब्बत के अदब क्या होते हैं। मेरे नज़दीक मोहब्बत के सर की चादर इज़्ज़त होती है, और आपकी माँ ने वो इज़्ज़त की चादर नफ़रत की आग में जला दी। और ऐसी नंगी मोहब्बत का मैं कायल नहीं हूँ। मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया है, अब अपने फ़ैसला करना है सच और झूठ में से किसी एक का। ये क्या ड्रामा हो रहा है? सच झूठ इज़्ज़त मोहब्बत। शुएब, गार्ड्स को बुलाकर इस फिलासफर को धक्के मार कर निकालो यहाँ से। नाहिद ने अपने बेटे शुएब को गुस्से से हुक्म दिया। शुएब रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बिलाल, तुम यहाँ से चले जाओ अभी इसी वक्त। जमाल ने उठते हुए कहा। काला फोल्डर उठाया और अपने कमरे में चले गए। जमाल जल्दी से जल्दी वो खत पढ़ना चाहता था। बिलाल अब भी नोशी के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में देख रहा था मोहब्बत है या नफ़रत। इसे मेरी कही हुई बातों पर यकीन आया नहीं। नोशी भी बिलाल को पथराई हुई आंखों से तक रही थी। शुएब, इसे निकालो यहाँ से। तुमने सुना नहीं? नाहिद बिलाल की तरफ बढ़ते हुए बोली और बिलाल को धक्का दिया जोर से। ये देखकर शुएब को भी जोश आ गया। वाकई तुम्हारी रगों में गंदा खून है, शुएब ने जज्बात में आकर बोल दिया था। ये बोलने की देर थी। बिलाल ने एक जोरदार तेपर शुएब के गाल पर जमा दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था, दूसरे ही लम्हे शुएब जमीन पर था। बिलाल की बगल से जाए-नमाज जमीन पर गिर गया था। बिलाल ने शुएब को गिरेबान से पकड़कर उठाया और अपना दायां हाथ उसके गिले पर जमा दिया। बिलाल ने इतनी ताकत से शुएब का गला दबोचा हुआ था कि शुएब की आंखें खिली की खिली रह गईं। शुएब का चेहरा सुर्ख हो गया और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। छोड़ो मेरे बेटे को, रंधावा साहिब, मेरे बेटे को बचाएं इस जानवर से। एसएमएस कहाँ मर गए हो? शुएब को छुड़ाओ इस दरिंदे से, वरना ये मार देगा। नाहिद बिलाल को पीछे से मारते हुए बोल रही थी। बीजी और एसएमएस खुश थे। अच्छा हुआ साले को और मारो, वो एसएमएस ने मुन में कहा था। मैंने कहा था ना मेरे माँ बाप की गुस्ताखी न करना। बिलाल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। नोशी मुजस्समा बनी सब कुछ देख रही थी। नोशी, इसे रोको वरना ये शुएब को जान से मार देगा। नाहिद ने नोशी के मुजस्समे को झंझोड़ कर इल्तिजा की थी। अब छोड़ दे मेरे भाई को। नोशी ने अपना दायां हाथ बिलाल के हाथ पर रखते हुए कहा जो शुएब की गर्दन पर था। बिलाल ने इस लम्हे गिरफ्त ढीली कर दी थी। शुएब को पीछे की तरफ गिरते हुए एसएमएस ने संभाला था। अब एसएमएस ने शुएब को सोफे पर बिठा दिया था और बीजी पानी का ग्लास लेकर आ चुकी थी। नाहिद अपने बेटे शुएब को पानी पिला रही थी। एसएमएस शुएब की टांगें दबा रहा था और बीजी इसकी हथेलियों को जिस रही थी। इरम शर्मिंदगी की तस्वीर बने खड़ी हुई थी। इस दौरान वो अपनी जगह से 1 इंच आगे पीछे नहीं हुई थी। आप चले जाएं यहाँ से अभी इसी वक्त, नोशी ने आखिरी फरमान जारी कर दिया। बिलाल ने नोशी को आंख भर कर देखा और वहां से चला गया। नोशी जाते हुए बिलाल को देख रही थी। बिलाल लाउंज के दरवाजे पर जाकर रुका, मुड़ा और नोशी को इसके पैरों से चेहरे की तरफ देखा, नीचे से ऊपर की तरफ। नोशी के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी पथराई हुई आंखों में नमकीन पानी से जलन होने लगी। बिलाल ने नोशी की तरफ पहला कदम उठाया। इसका वो कदम 26 साल की मुसाफत के दौरान शायद सबसे मुश्किल कदम था। नोशी ने अपनी जबीन बिलाल के कदमों के सामने झुका दी। नोशी अपनी तरफ आते हुए बिलाल के कदम देख रही थी। नोशी के दिल की धड़कन तेज हो गई। धक धक, धक धक। अगर इसने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मैं क्या करूंगी? मैं चली जाऊंगी बिलाल के साथ हमेशा हमेशा के लिए। मगर ये तो नहीं, इसने अपनी बेगुनाही साबित तो नहीं की? शक का काला नाग फुनकारा। मामा को छोड़ो, मैंने तो इसे खुद के था। नैना के साथ मैं कैसे यकीन कर लो? मुझे नहीं एतबार बिलाल की बातों पर। नोशी ने चंद लम्हों में इतनी सारी बातें अपने दिल से कर ली थीं। अब बिलाल उसके सामने खड़ा हुआ था। 2 फुट की दूरी पर बिलाल की नज़रें झुकी हुई थीं और वो नोशी के कदमों की तरफ देख रहा था। नोशी के नैन बिलाल के झुके हुए सर को देख रहे थे। नोशी का गला खुश्क हो गया और उसकी आवाज़ जैसे छीन ली गई हो। बिलाल अपने घुटनों पर बैठ गया। वो अपनी मोहब्बत के सामने झक गया था। बिलाल ने नोशी के कदमों से आगे पड़ा हुआ जाए नमाज उठाया। वो जाए नमाज इसे बाबा जुम्मा ने तोहफा दिया था, जिससे बिलाल को बड़ी अकीदत थी। बिलाल अपनी मोहब्बत के सामने झुका हुआ था। अपनी अकीदत की वजह से हमेशा से ऐसे ही था। मोहब्बत किसी को झुकाती नहीं है, मोहब्बत तो उठाती है। मोहब्बत सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर की जाती है। मोहब्बत किसी तजलील नहीं, मोहब्बत तो इज़्ज़त है। बिलाल ने सही कहा था। मोहब्बत के सर की चादर इज़्ज़त है, इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत बेहुदा हो जाती है। बिलाल ने बाबा जुम्मा के जाए नमाज को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी जबीन से लगा लिया। नोशी ने गर्दन झुकाकर देखा।
बिलाल की तरफ जो उसके सामने बैठा हुआ था, जाए नमाज को अपने माथे से लगाए हुए। बिलाल ने अपनी अकीदत को होंठों से चूमा और आंखों से लगा लिया। नौशी की आंखों से रमझम अश्कों की बारिश शुरू हो गई। नौशी के सारे आंसू बिलाल के शानों पर गिर रहे थे। बिलाल वहां से उठा और नौशी के रुखसार को देखे बगैर चला गया, मोड़कर देखा भी नहीं नौशी की तरफ। बिलाल ने अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया था। बाहर आसमानी बिजली चीखें मार रही थी और बादल रू रू कर हल्कान हो रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। बिलाल बारिश में भीगता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टॉर्ट की सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोल दिया। बिलाल ने घर से निकलकर पार्क के साथ गाड़ी रोक ली और रंधावा हाउस को देखने लगा। सुर्ख अरूसी लिबास पहने हुए ये दुल्हन, जिसकी छतों से गिरता हुआ पानी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये दुल्हन आंसू बहा रही हो। बिलाल ने इस रंधावा हाउस में अपनी जिंदगी के 25 साल और 4 महीने गुजारे थे। ये दुल्हन रो रही थी बिलाल को जाते हुए देखकर, मगर बिलाल की आंखों से एक आंसू नहीं निकला था। बिलाल ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया था। अल्लाह हाफिज मामू जान, तब तक मैं जा चुका हूँगा इस घर से जब आप मेरा ये ख़त पढ़ रहे होंगे। ये ख़त आज ही मैंने असर की नमाज के बाद लिखा था। वजह ये थी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं 8 माह का था जब मेरे अब्बा फौत हो गए। मैं अपनी माँ के साथ इस घर में आ गया। मैंने आपको ही अपना बाप समझ लिया और मुमानी जान को माँ और आप दोनों से मोहब्बत करने लगा। मैं आप सबसे मोहब्बत करता रहा और अपने सिर्फ मुमानी जान से मोहब्बत की। एक शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, मगर ऐसे नहीं जैसे आपने की। मोहब्बत रोशनी की तरफ लेकर जाती है, मगर आप मुमानी जान की मोहब्बत में अंधे हो गए थे। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मुक़द्दस रिश्ता होता है। अपने सिर्फ एक रिश्ते को मुक़द्दम जाना और सारी ज़िंदगी उसी एक रिश्ते के हुजूर मोदब खड़े रहे। आज मामू जान ने सिर्फ सच बोलूँगा, और सच बोलना बेअदबी नहीं होती। मुमानी ने नाना जान से बड़ी बदतमीज़ी की थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से चले गए वक्त से बहुत पहले। मगर आप मुमानी की मोहब्बत में खामोश रहे, कुछ न कहा। मुमानी ने मेरी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया चोरी का। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकें और पागल होकर मर गई। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप फिर से खामोश रहे। आज मेरे साथ भी मुमानी ने गंदा खेल खेला, मुझे पता है। आज भी आप कुछ नहीं बोल सकेंगे। अब जैसे लोगों को हमारे मुआशरे में रन मुरीद कहते हैं। जी हाँ, जो रोका गुलाम। इस घर के सारे फैसले मुमानी ने किए और अपने सिर्फ तमाशा देखा चुपचाप। आज भी वो मुझे जलील करके इस घर से निकालना चाहती है और आप आज भी तमाशा देखेंगे। आपकी काबिलियत पर मुझे पूरा यकीन है। मैं ये घर छोड़कर 12 साल पहले जा चुका होता। अगर नानू मुझे किस्म देकर रोक ना लेती, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर वो तैयार नहीं थी। नानू की किस्म के अलावा मेरे रुकने की एक वजह और थी, मुझे डर था मुमानी नानू के साथ भी कुछ ऐसा वैसा न कर दे। अगर नानू के साथ कुछ हो जाता तो आप इसे भी हादसा समझकर खामोश रहते। एक दफ़ा मुमानी ने मेरे सामने से खाना उठा लिया था और मुझे बेइज्जत किया। इससे अगले दिन उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। आप फिर भी खामोश रहे। नानू के कहने पर आपने मेरी पॉकेट मनी लगा दी। आज से 12 साल पहले फिर आप हर महीने मुझे एक चेक दे देते मुमानी से छपकर। वो चेक मुझे हमेशा खैरात की तरह महसूस हुए, एक डरपोक जट की खैरात जो भीख देते हुए भी अपनी बीवी से डरता है। आज वो चोरी से दी हुई भीख आपको वापस करके जा रहा हूँ। पिछले 12 साल के 144 चेक जो मैंने कभी कैश ही नहीं करवाए थे। इतने सालों के दौरान जब कभी आपको इस यतीम बच्चे का ख्याल आता तो आप इसे अपने बच्चों के साथ एक टेबल पर खाना ज़रूर खुला देते और मैं भी चुपचाप आपका दिल रखने की खातिर वो खाना खा लेता। इस खाने के एक एक नवाले पर मुमानी की नज़रें होती। मुझे ऐसा महसूस होता इस खाने से जहर खाना बेहतर है। इसके अलावा मैंने आपके घर का कभी पानी भी नहीं पिया था। मामू जान, ऐसी बातें हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। नाना जान को तो मैंने देखा नहीं। नानू ने भी कभी आपको कुछ नहीं समझाया। हमेशा खामोश रहें, ज़रूर कोई वजह होगी। आपकी अजीम बहन का नालायक बेटा बिलाल अहमद। दादो, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने कभी पापा को कुछ नहीं कहा, हमेशा बिलाल को ही सब्र करने को कहा। तोशी अपनी दादी से कोट फतेहगढ़ में अपनी आबाई हवेली में बैठी हुई पूछ रही थी। तोशी, बेटी ठीक कह रही हो। उसकी 2 वजूहात थी। पहली, ये तुम्हारे बाप ने हमेशा तुम्हारी माँ की बात मानी है। मुझे डर था मैं इससे कुछ कहूँगी, अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरे प्ले किया रह जाएगा। और दूसरी वजह ये मेरा ही फैसला था। तुम्हारे बाप की शादी का मैंने सारी ज़िंदगी अपने इस गलत फैसले को सही साबित करने में गुजार दी। तुम्हारी फूफो तुम्हारे दादा की लाडली थी। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी फूफो की पसंद से मलिक जलाल अहमद के साथ तुम्हारी फूफो का रिश्ता तय किया था। दोनों साथ पढ़ते थे और तेरा बाप तेरी माँ पर लट्टू था। ये रिश्ता मैंने तेरे दादा और फूफो की मुखालफत के बावजूद ज़िद में किया था। दादी की आंखों में नमी थी और वो रुक गईं बात करते करते।
तोशी कभी भी अपने साइंस से जिद न करना, घर बर्बाद हो जाते हैं। तेरे बाप की शादी के बाद चंद दिनों के अंदर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि तेरा बाप तेरी माँ के पीछे हम सबको छोड़ सकता है। एक दिन तेरी माँ और तेरे दादा में ज़मीन न बेचने पर बहस हो गई। तेरी माँ ने बड़ी बदतमीज़ी की तेरे दादा के साथ और तेरा बाप पास बैठा तमाशा देखता रहा। इस वक्त तेरे दादा को दिल का दौरा पड़ गया। हम इस हवेली में थे और तेरी फूफो लाहौर थी। तेरा दादा चल बसा। तेरी माँ ने तेरे बाप का हिस्सा बेच कर ही दम लिया। तेरी फूफो ने अपना हिस्सा नहीं बेचा था। फिर तेरे बाप के लिए मेरी ममता जाग उठी। जमाल को जेल से निकालने के लिए तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हारी फूफो को मजबूर किया था। तेरी फूफो ने अपनी ज़मीन अपने भाई पर कुर्बान कर दी। फिर तेरी माँ तेरी फूफो को भी खा गई। तेरा बाप फिर भी कुछ ना बोल सका था। अब तो ही बता तेरे बाप को क्या कहूँ। इतना बड़ा कारोबारी बंदा है लेकिन अपने घर के फैसले नहीं कर सका। उदादी ने अपनी आंखों की नमी साफ की। तोशी के देखने से पहले दादी नहीं चाहती थी कि तोशी फिर पुरानी बातों को याद करके रोए। दादो अपने बिलाल के लिए भी पापा से कभी बात नहीं। बेटा सच पूछो, मुझे डर था तुम्हारी माँ से कहीं वो बिलाल को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। मैं तेरे बाप को कुछ समझाने की कोशिश भी करना इसने वही था जो तेरी माँ का हुक्म होता। बेहिश्ती तेरा दादा बड़ी निगाह रखने वाला बंदा था। तेरे बाप के वलीमे वाले दिन कहने लगा, मुझसे काम में जहाँ आरा बेगम, मेरी बात याद रखना, तेरा बेटा बहुत बड़ा रन मुरीद होगा। मैं हंस पड़ी तेरे दादा की बात सुनकर। मैंने कहा आपका बेटा है, अब तो मेरे मुरीद नहीं बने, नहीं ये तुम्हारा बेटा है। तेरे दादा ने कहा। फिर तेरी फूफो पर नज़र पड़ी और बोला, मेरा बेटा वो है। मेरी बेटी लड़की होकर भी दलेर बहादुर समझदार और तेरा बेटा मर्द होकर भी डरपोक और लाइलग। दादी के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपनी मुस्कान से अपने गम को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। शुक्र है ये बारिश तो कम हुई। तोशी ने खिड़की से बाहर देखा। दादी दोबारा बोल पड़ती है, बिलाल में मुझे तीनों की झलक नजर आती है। बिलाल अपने बाप की तरह खुददार और अपनी माँ की तरह समझदार और तेरे दादा की तरह दलेर बहादुर मजबूत मर्द। तेरे बाप की तरह नहीं। दादी के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। दादो, क्या मजबूत मर्द रोते नहीं हैं? मैंने आज तक बिलाल को रोते हुए नहीं देखा, कभी उसकी आंखों से एक आंसू गिरते हुए नहीं देखा। तोशी ने संजीदगी से पूछा, वो क्या कहती हो तुम? हाँ याद आया, ये लो। ओ दादी ने भी तोशी का तकिया कलाम धुरा। मुस्कुराते हुए, तोशी बेटी वो रोता है लेकिन लोगों के सामने नहीं। दादी ने ठंडी सांस भरी। एक दफ़ा मुझे कहने लगा, नानो दोस्त के कंधे पर सर रख कर रोया जाता है या फिर माँ की आगोश में? माँ की आगोश। तोशी कुछ सोच कर बोली, ऊ दोस्त का कंधा। दादो, मैंने कई बार अपना कंधा पेश किया मगर वो रोया ही नहीं मेरे कंधे पर सर रख के। वो अपनी माँ के पास जाकर रोता है। दादी रंजीदगी से बोली, माँ के पास जाकर? तोशी ने हैरत से अपनी दादी के अल्फाज दोहराए। बिलाल कहता है माँ की कब्र पर रोना मेरे नबी पाक की संत है। बिलाल भी अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोता है। उसी दिन रात को रंधावा हाउस से निकलने के बाद बिलाल सीधा डिफेंस के ब्लॉक वाले कब्रस्तान में वाक़ई अपनी माँ की कब्र पर गया। बारिश हल्की हो चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अपनी माँ की कब्र के सरहाने बैठकर अपना सर अपने घुटनों में लिए हुए बिलाल बिलक बिलक कर रो रहा था। बिलाल के आंसू ज़ार कतार बह रहे थे। बिलाल सिसकियां ले रहा था जैसे कोई शेर खार बच्चा हो। आज ये मजबूत मर्द किरची किरची हो चुका था। बिलाल के बदन में कपकपाहट थी। बिलाल का दिल छल्ली छल्ली हो चुका था। इस इल्ज़ाम की वजह से इसकी इज्जत नफस मजरू हुई थी। बिलाल भाई की गाड़ी यहाँ इस वक्त। ओ आदिल अकील ने कब्रिस्तान के बाहर खड़ी गाड़ी देखकर खुद से कहा, आदिल नूरानी मस्जिद में इशा की नमाज अदा करके अपने घर जा रहा था। बाबा जुम्मा के इंतकाल के बाद से आदिल का मामूल था कि वो फजर और इशा की नमाजें बाबा जुम्मा के मोची खाने के सामने वाक़ई नूरानी मस्जिद में अदा करता था। फजर के बाद वो बाबा जुम्मा के जंगली कबूतरों को दाना डालता और काली बली को दूध। आज भी वो इशा की नमाज से फारिग होकर काली बली को दूध डालने के बाद अपने घर जा रहा था जब अचानक इसकी नज़र बिलाल की गाड़ी पर पड़ी थी। इस कब्रस्तान से बाबा जुम्मा का मोची खाना कोई 8 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। आदिल ने अपनी BMW कार बिलाल की गाड़ी के साथ पार्क की और गाड़ी से उतरकर गाड़ी के शीशों के पार देखने की कोशिश करने लगा। आदिल को कुछ नजर नहीं आया। अब भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आदिल की तशवीश बढ़ने लगी। इसने बिलाल के नंबर पर कॉल मलाई बैल जा रही थी। मोबाइल की रोशनी की वजह से इसे पता चल गया गाड़ी में कोई नहीं था। बिलाल का मोबाइल भी गाड़ी में ही था। आदिल की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। काले सिया बादलों की वजह से रात मजीद सिया थी। ऊपर से ठंडी हुआ और हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश की वजह से इस सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी।
वैसे भी ये सड़क मैन गाजी रोड से निकलती है। एक्सचेंज के पास से इस रोड से सिर्फ वो गाड़ियां गुजरती हैं जिनकी मंजिल बलाक का कोई घर हो। आदिल सोच में पड़ गया। बिलाल भाई कहाँ हो सकते हैं? कब्रिस्तान के अंदर आदिल ने खुद को मुखातिब किया। आदिल ने कब्रिस्तान के गेट की तरफ नज़र डाली। बड़ा मेन गेट बंद था। इसके साथ छोटा गेट खुला हुआ था। कब्रिस्तान के गेट का रंग भी काली सिया रात जैसा ही था, यानी काला सिया। आदिल कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। आदिल छोटे गेट से अंदर दाखिल होते हुए रुका। मुड़कर पीछे देखा, कोई नहीं था। इसका वहम था। आदिल जिंदगी में कभी दिन के आजाली में कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया था। रात के इस पहर इशा के बाद वो भी अकेला। इसने सामने की तरफ देखा। आलम खान फूल फरोश की दुकान, छोटे गेट के बिल्कुल सामने जो दुकान कम पान शॉप ज्यादा लगती थी। गोल फुटबॉल की तरह बनी हुई फूलों की दुकान, जिसके सामने की तरफ शीशे की खिड़कियां लगी हुई थीं और पिछली साइड पर दीवार के साथ एक सफ़ेद फ्रेजर रखा हुआ था। नोट: हम मसहरी और स्टेज डेकोरेशन का तसल्ली बख्श काम भी करते हैं। एक चार्ट पेपर पर लिखा हुआ था। चार्ट पेपर के नीचे आलम खान फूल फरोश और साथ इसका मोबाइल नंबर भी था। मैन गेट के बिल्कुल सामने एक पुख्ता राहदारी थी और गेट के बाईं तरफ सिक्योरिटी गार्ड का केबिन, मगर इसमें गार्ड नहीं था। इस वक्त कब्रिस्तान में कोई घोर भी मौजूद नहीं था। आदिल इस पुख्ता राहदारी पर चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। इसके दाएं बाईं 2 ग्रीन लान थे और उनमें लकड़ी और लोहे की बनी सीटें लगी हुई थीं। राहदारी पर सुर्ख छोटी टफ्टाइलें लगी हुई थीं। आदिल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डरते हुए इसे हौसला ट्यूब लाइटों की वजह से था। बिजली के छोटे खंभों पर जा बजा ट्यूब लाइट्स लगी हुई थीं। उसके दिल की धड़कन तेज थी। 30-40 कदम चलने के बाद आदिल की नज़र बिलाल पर पड़ी, जो ट्यूब लाइट के पुल से आगे छोटे आम के पेड़ से कुछ फासले पर एक कब्र के सरहाने अपना सर अपने घुटनों में लिए हुए रो रहा था। जमीला जलाल कब्र के खतबे पर लिखा हुआ था और नीचे की तरफ कब्र का नंबर लिखा हुआ था। आदिल दबे पांव बिलाल के पास जाकर खड़ा हो गया। इसके पीछे की तरफ वो चंद मिनट इस तरह खड़ा रहा। इसके बाद आदिल ने हिम्मत की। बिलाल भाई, वो आदिल ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। इसका दायां हाथ बिलाल के बाईं कंधे पर था। आदिल अपने घुटनों पर बैठ चुका था। बिलाल मुसलसल रो रहा था। चंद मिनट आदिल देखता रहा। इसके बाद आदिल ने बिलाल को उठाया। जोर लगाकर आदिल को ऐसे महसूस हुआ जैसे बिलाल कोई बेजान बदन हो जो सिर्फ सांस ले रहा हो और रो रहा हो। आदिल ने बिलाल को गिले लगा लिया था। बिलाल का सर आदिल के कंधे पर था और वो जोर जोर से रो रहा था। आदिल समझ गया, जरूर बिलाल के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है। आदिल भी बाबा जुम्मा के इंतकाल के वक्त ऐसे ही रो रहा था। तब भी बिलाल की आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। आदिल ने बिलाल को अपनी कार में बिठाया और अपने घर ले गया। गेस्ट रूम की बजाय आदिल ने बिलाल को अपने बेडरूम में ले जाना बेहतर समझा। अपनी एक शलवार कमीज इसे दी। बिलाल भाई, कपड़े चेंज कर ले। आदिल ने हैंगर बिलाल को थमाते हुए कहा था। बिलाल बाथरूम चला गया और चंद मिनट बाद गर्म पानी से गुस्ल करके लूटा था।